नमस्कार, देश की बात में हाजिर है। आज शुरुआत मध्य प्रदेश से। अवैध रेत खनन के मामले यहां एक बार फिर से जोर पकड़ रहे हैं। मुरैना में अवैध रेत खनन को रोकने गई सरकारी टीम पर फिर से हमला हुआ। वन विभाग की टीम पर कहा जा रहा है कि 100 गांव वालों ने हमला किया। टीम की अगुवाई कर रही वन अधिकारी श्रद्धा पांढरे पर 2 महीनों में ये 9वां हमला था। इनकी टीम पर हमले के दौरान इनके पास लाठी डंडों के साथ बंदूक और फरसे जैसे हथियार लेकर ये हमलावर पहुंचे। इस मामले में पुलिस की भूमिका संदेह के घेरे में बताई जा रही है। आगे बढ़ने से पहले अनुराग द्वारी की रिपोर्ट देखिए। इस सरकारी गाड़ी में बैठे वन विभाग के अधिकारी वीडियो बना रहे हैं, बेबसी जता रहे हैं। सामने आक्रामक भीड़ है और शायद बंदूक भी काम नहीं कर रही। अरे आज राउंड ही ना चले तुमने जानबूझ के ट्रैक्टर दिया, जानबूझ के नहीं। वन विभाग के एसडीओ श्रद्धा पांढरे और एसएएफ की टीम गश्त पर थी। रास्ते में अवैध रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली दिखाई दी। टीम ने उसे जब्त कर लिया। एसडीओ श्रद्धा पांढरे ने देवगढ़ टीआई को फोन लगाकर ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त करने की बात कही, लेकिन फौरन पुलिस से मदद नहीं मिली। मैंने टीआई को भी फ़ोन लगाया। टीआई ने कहा कि मैं यहाँ हूँ नहीं और मेरे पास स्टाफ यदि अवेलेबल होंगे तो मैं भेजूँगा। इस टाइप का उनका जवाब रहा। तो हम ट्रैक्टर को लेकर देवगढ़ की ओर बढ़ गए। उसी दौरान बीच में 2-3 गांव क्रॉस, नहर रोड में 2-3 गांव क्रॉस करने के बाद पठानपुरा गांव में पहले तो ये जो मेन रोड होता है उसे जाम कर दिया गया और एक रेत माफिया के ट्रैक्टर को बचाने के लिए उस गांव के 100 से 150 रेत माफिया डंडे से पत्थर लेकर, डंडे लेकर हमारे गाड़ियों की तरफ बढ़े और हमला करने लगे और जोर जोर से हमारे गाड़ियों में मारने लगे और ट्रैक्टर छुड़ा ले गए। बाद में पुलिस ने 5 लोगों पर नामजद मामला दर्ज कर लिया। इसमें उनके द्वारा बताया गया कि एक आरोप लगाया गया था कि जो पुलिस फोर्स थाने का नहीं था, बल्कि उनके द्वारा जो वहाँ कंपनी मिली हुई है तो उस कंपनी का फोर्स जो है लेके गई थी साथ में, और ग्रामीण जन काफ़ी संख्या में थे। इन्होंने जो थाना प्रभारी को बताया था उस समय जब ये गांव में जो घिर चुकी थी तब बताया था, पहले से एडवांस में नहीं बताया था, ऐसा थाना प्रभारी ने हमको बताया। भारतीय खान ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि मध्य प्रदेश में 2018 में अवैध खनन के 15,205 मामले और 2019 में 16,405 मामले सामने आए देश भर में, जबकि उस दौरान ये आंकड़ा थोड़ा ही सही कम हुआ था। 2018 में देश में अवैध उत्खनन के 1,16,198 मामले दर्ज किए गए, जो 2019 में घटकर 1,15,492 हो गए। अवैध रेत उत्खनन के मामले में पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। कुछ सालों पहले मुरैना में अवैध उत्खनन रोकने गए एक युवा आईपीएस की ट्रैक्टर ट्रॉली से कुचलकर हत्या कर दी गई थी। श्रद्धा पांढरे पर पिछले 2 महीनों में ये 9वां हमला है। बावजूद इसके कहीं कुछ नहीं होता, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। ये माना जाता है कि मध्य प्रदेश में अवैध उत्खनन सर्वदलीय है। नेता, अधिकारी, मंत्री सब इस मामले में मिले हुए हैं। मुरैना से उपेंद्र गौतम और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। और अब हमारे साथ देश की बात में साहसी श्रद्धा पांढरे, जो एसडीओ हैं वन विभाग की। श्रद्धा, बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए और आपको बहुत बधाई देती हूँ कि कितनी हिम्मत आप लोगों ने जुटाई है कि 2 महीनों में 9 बार आप पर हमला हुआ है। किस तरह से आप अपनी टीम का हौसला बढ़ाती हैं? बिल्कुल मैडम, यदि हम क्योंकि चंबल अभ्यारण्य में मैं पदस्थ हूँ, मेरी टीम पदस्थ है और ये बहुत मतलब चैलेंज वाला क्षेत्र है जिसमें हमें आए दिन माफियों से ही लड़ना पड़ेगा और हमें हमारी ड्यूटी करनी है। और हमारी ड्यूटी में यही है कि हमें चंबल नदी में जो रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन हो रहे हैं उसे रोकना है मैडम। और मुझे मतलब ये हमारी ड्यूटी है, इसलिए ऑटोमेटिक हिम्मत आ जाता है और हम काम करते हैं मैडम। और मैं इससे अपने स्टाफ को भी आगे बोलती हूँ कि आप हम शासन के लिए ड्यूटी कर रहे हैं और हमारी ड्यूटी ये है तो फिर हमें करना होगा, चाहे इसमें किसी भी तरह के खतरनाक पहलुओं से भी क्यों ना गुजरना पड़े। बिल्कुल श्रद्धा, आप जैसे लोग हैं तुम्हारी निष्ठा बनी रहती है प्रशासन में। आपने बहुत साहस दिखाते हुए काम किया, रेत माफिया को रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस से मदद नहीं मिली थी उस दौरान। और जो तस्वीरें सामने आई वाकई उसको देख के डर भी लगा। क्या हुआ था?
बिल्कुल मैडम, कल की घटना है। कल हम लोग नॉर्मल हमारे क्षेत्र में गश्ती कर रहे थे। इसी दौरान गश्ती करते करते लौट रहे थे मुरैना की ओर। तभी देवगढ़ एक क्षेत्र है मुरैना जिले में, वहां पे रेत के ट्रैक्टर ट्राली हमें सामने से हमें आते हुए दिखाई दिए। तो उसे हमने पकड़ने का कोशिश किया। उनमें से कुछ ट्रैक्टर ट्राली तो भाग गए, एक ट्रैक्टर ट्राली को हमारी टीम ने पकड़ लिया। और उस ट्रैक्टर ट्राली को जैसे टीम ने पकड़ा था, जब भी हमारी टीम के द्वारा कोई भी कार्रवाई होती है तो तत्काल हम पुलिस थाने में फोन लगाते हैं। तो कल भी हमने देवगढ़ थाने में तत्काल फोन लगाया कि टीआई साहब को हमें आपकी मदद की आवश्यकता है, हमने ट्रैक्टर ट्राली पकड़ लिया है और हमें उक्त ट्रैक्टर ट्राली को सुरक्षित स्थान तक लेकर जाना है। तो टीआई का जवाब ये रहा कि मैडम मैं अपने थाने में अवेलेबल नहीं हूँ और मैं अपने स्टाफ को बोलता हूँ यदि वो अवेलेबल है तो मैं भेजता हूँ। तो इस प्रकार से पुलिस का जवाब रहा मैडम। हमने थोड़ी देर फिर भी वेट किया, वो नहीं आए और वहां से थाना लगभग 5 किलोमीटर के डिस्टेंस में था। तो हमने हिम्मत दिखा के जब ट्रैक्टर ट्राली को लेकर थाने में सुरक्षित रखने के लिए जा ही रहे थे, इसी दौरान महज मतलब 900 मीटर या लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में थाना था। और उससे पहले एक गाँव पठानपुरा गाँव है, वहां पे हमारी टीम और वहां पर हमला कर दिया गया और ट्रैक्टर ट्राली को छीन ले गए। जी श्रद्धा, ये जो भीड़ थी, इतनी हिम्मत कैसे इनमें कि सरकारी टीम पर हमला करे? इनके पास हथियार भी बताए जा रहे थे, कौन इनको शय दे रहा है? कौन थे ये हमलावर? मैडम ये जो रेत माफिया ही है मैडम, आपस में रेत माफिया बहुत यहाँ पे बहुत ज्यादा संगठित है और वो संगठित होकर काम कर रहे हैं। रेत माफिया मतलब ये स्मगलिंग कर रहे हैं रेत का और एक दूसरे का वो सपोर्ट करते हैं और ये एक संगठित गिरोह है, तो उनके द्वारा ये किया गया। अब इसमें मैम ये जो जिस ट्रैक्टर ट्राली का जो मालिक था जिसको हमने कल पकड़ा था और उसके द्वारा ये जो कांड किया गया है, ये पहली बार नहीं किया गया मैडम। उससे पहले भी देवगढ़ पुलिस थाने वालों के साथ ऐसा हो चुका है और मेरे ख्याल से यदि पुलिस थाने वाले सख्त कार्रवाई किए होते फर्स्ट टाइम में, तो ये सेकेंड टाइम में इस प्रकार की हरकत नहीं करता है। पुलिस थाने वाले में मैडम हमारा एफआईआर तक देवगढ़ थाने वाले ने नोट नहीं किया, एफआईआर तक नहीं लिखा। उन्होंने हमें कहा कि मैडम प्रकरण की पहले जांच करेंगे, अपने वरिष्ठ से चर्चा करेंगे, उसके बाद हम एफआईआर दर्ज करेंगे, इसलिए तक आपको वेट करनी पड़ेगी। इस कारण से हमें अपने वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से सुनने में एफआईआर करवानी पड़ी। तो ये माफियाओं के हौसले इसलिए बुलंद है क्योंकि पुलिस विभाग अपना कार्य नहीं कर रही है और उन्होंने जो एफआईआर दर्ज किया है, जबकि हमारे ऊपर तो जानलेवा हमला हुआ था, तो इसलिए करनी चाहिए थी, पर उन्होंने 307 भी नहीं लगाया, दर्ज नहीं किया। आपका विभाग जो है वो ऐसे हालात में कैसे मदद कर सकता था आपकी? हमारा विभाग को हम भेज रहे हैं मैडम लेटर, तो वो संबंधित पुलिस थाने से एसपी साहब से अपने स्तर के ऑफिसर से बात करके कुछ हद तक कोशिश कर रही है। फिर भी थाने में जो टीआई वगैरह हैं उनके द्वारा संतोषप्रद तो मदद मिल ही नहीं रहा है। 1-1.5 महीना मुझे हुआ है पदस्थ रहते हुए, पर उनके द्वारा किसी तरह से सहयोग तो नहीं मिल रहा है। जी श्रद्धा, रेत माफिया जो है, ये रेत खनन अवैध जो होता है मध्य प्रदेश की बड़ी समस्या है। कैसे इस चुनौती से निपट सकते हैं? आप सुझाव क्या देंगे अपनी सरकार को? बिल्कुल मैडम, और ये सबसे ज्यादा स्पेशली मुरैना में है, चंबल नदी के रेत अवैध उत्खनन का, और इसमें जो माफिया है वो बहुत ज्यादा हावी भी है। उनसे मैडम निपटने के लिए पुलिस प्रशासन और वन विभाग को एकजुट होकर कार्रवाई करनी पड़ेगी और वो भी सभी को ईमानदारी के साथ कार्रवाई करनी पड़ेगी। बिल्कुल मैडम, और इसमें जो भी माफिया है जिनके द्वारा नियम कानूनों को तोड़कर और हम लोगों के ऊपर या किसी के भी ऊपर यदि कार्रवाई हमला कर रहे हैं तो उनके ऊपर सख्त से सख्त धाराएं पुलिस विभाग को लगाकर उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि उनके हौसले खत्म हो। अदरवाइज पुलिस विभाग को पुलिस विभाग से हमने इतने रिक्वेस्ट किया, उसके बाद भी उन्होंने 307 नहीं लगाया। जब 307 नहीं लगाई जाएगी और 353 में ही केस दर्ज हो जाएगी तो वो तो गैर जमानती धाराएं हैं, उसमें तो जेल जाने से पहले ही छूट जाएगा। तो इस प्रकार के हौसले
बढ़ते हैं, और जब तक हम इनके ऊपर स्ट्रॉन्ग प्रकरण नहीं बनाएंगे तब तक उनके हौसले खत्म नहीं होंगे और ये हम रेत माफिया पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। मैम श्रद्धा, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और आप जैसे अधिकारी और अफसर रहते हैं तब यकीन बना रहता है कि वाकई में अवैध जो काम चल रहे हैं उन पर एक लगाम लगेगी, और जो देवघर की पुलिस है उसको भी ध्यान से अपना लगन से इनके साथ मिलकर FIR दर्ज करनी चाहिए और सख्त धाराओं में, तभी जाकर कुछ लगाम लग सकती है। बहरहाल देश की बात में अब बात करते हैं बेरोजगारी की। कोरोना तो अब संभल ही रहा है, टीके भी लग रहे हैं, लेकिन इस दौरान लोगों का रोजगार छिन गया, कमाई के जरिए समाप्त हो गए। कारखाना मजदूर खेत में मजदूर बन गए, लेकिन अब नौकरी की तलाश में हजारों लोग हैं। राशन इनके घरों में समाप्त हो रहा है। मेरठ से श्रीनिवासन जैन की रिपोर्ट। ये जी काजमाबाद गून। काजमाबाद गून। अच्छा, ये क्या मेरठ जिले में पड़ता है? जी जी। अच्छा, तो यहाँ पे बेरोजगारी की कितनी, मतलब आप सब बता रहे थे जी, आप सब की नौकरियाँ? हाँ जी, हमारी नौकरियाँ छूट गई हैं, छूट गई हैं लॉकडाउन की वजह से। टीवी कैमरा देखते ही मेरठ के इस गांव में भीड़ जुट जाती है। हर किसी के पास या तो कारखाना बंद होने की कहानी है या फिर नौकरी से निकाल दिए जाने की। आप कहाँ काम करते थे? नोएडा सेक्टर 63 में। ये कहाँ पे, कौन सी कंपनी में? एक्सपोर्ट कंपनी थी। अच्छा, क्या करते थे वहाँ? वहाँ मैं वो था डिस्ट्रीब्यूटर थे? जी सर। और कब से आपकी नौकरी चली गई? सर पिछले लॉकडाउन से चली गई। अच्छा, पिछले लॉकडाउन? हाँ, अभी तक नहीं खुली है? नहीं नहीं नहीं। और कितनी कमाई थी आपकी? मेरी 14,600 सैलरी थी सर, ओवर टाइम लग के 16,000 के समथिंग में पड़ जाती थी। अच्छा। आपके साथ कितने लोगों का छूटा होगा? काफी लोगों का छोटा था, मैक्सिमम 50-60 लोग के छोटे थे हमारे। वो नोएडा भी थे, बिहार के भी थे कुछ, हम यहाँ के थे, हम यहाँ पे आ गए अपने गांव में। आप बताइए वैसे, आपका नाम? मेरा नाम राहुल कुमार है। अच्छा, आप कहाँ थे, आपकी जॉब कहाँ थी? मेरी थी राजनगर। वो कहाँ पड़ता है? गाजियाबाद। अच्छा, क्या करते थे आप? लीडर थी मैं, ऑपरेटर था मशीन का। ऑपरेटर, मशीन ऑपरेटर। और आपकी नौकरी? जब लॉकडाउन लगा ना आपसे। पहला वाला, दूसरा? अब का दूसरे वाला। अब वाले में? हाँ। कितने कब से जॉब? जो 3 महीने। 3 महीने। क्या करते थे आप? मशीन चलाता था जाली बनाने की। कौन सी कंपनी में? कंपनी का नाम नहीं है, जाली बनाने की मशीन चलाता। अच्छा, चलाते थे। जो होती है जाली नहीं होती सर। कब चली गई नौकरी? अगर पिछले लॉकडाउन में गई थी। पिछले लॉकडाउन से? तभी से उनके यहाँ पे बिहारी काम करते हैं। हाँ, जब से वही कर रहे हैं। बिहार के लोग काम कर रहे हैं? बाहर के लोग बुला लिए। हाँ, लोकल के हटा दिए। आपका नाम? अंकित गौतम। और आप कितना कमा रहे थे? 14 से 15,000। यहाँ हमारी मुलाकात छोटे कारोबारियों से भी होती है जिन पर लॉकडाउन की बुरी मार पड़ी है। कॉस्मेटिक की शॉप थी जी मेरी। कहाँ? इंदिरापुरम, गाजियाबाद। अच्छा। तो वहाँ पे जो है लॉकडाउन की वजह से वो सब बंद करना पड़ा। अच्छा। आपके कितने दुकान थे? 2 दुकान थी, एक गाजियाबाद गौर सिटी में है, वो बंद ही करनी पड़ी। रेंट नहीं निकल पा रहा था, कस्टमर नहीं थे इस वजह से। और दूसरी जो है वो तो लॉक लगा हुआ है, उसका रेंट भी दिया जा रहा है लेकिन दुकान नहीं खोल पा रहे हैं। एक दलित बस्ती में हमें कई लोग मिले। ये बस्ती ऐसे गांव में है जहां बड़ी तादाद में जमीन मालिक जाट किसान हैं। इनमें से बहुत सारे कुशल कामगार हैं, मजदूरों की तरह काम करने को मजबूर हैं। पहले जो कमाई थी उसके मुकाबले बहुत कम कमा पाते हैं। गुजारा कैसे हो पा रहा है? बस जी मजदूरी कर रहे हैं खेतों में। इधर उधर किसानों के बड़े बड़े जो कास्ट होती है हमारे यहाँ पे जाट हैं। हाँ। उनके यहाँ पे खेती करते हैं। उनके यहाँ पे जब अपने गुजारे चल रहे हैं, राशन भी हमारा तो राशन भी नहीं मिलता, बहुत दिक्कत है जी हमें। तो आप खेती में मजदूरी कर रहे हैं? जी। उसमें कितना मिल जाता है? वो 200-400 रुपए दे देते हैं जो तो एक दिन के काम का? जी। और ये रोज काम मिल जाता है आपको? रोज नहीं, कभी कदा। अब बारिश पड़ जाओ तो किसान के यहाँ भी काम नहीं मिलेगा। बताओ, पानी थोड़ी निकाल लेंगे खेत में से बाहर। तो एक महीने में जैसे कितना दिन तक काम मिल जाता है आपको? एक महीने में मैक्सिमम 15 दिन या 10 दिन इतना ही मिलता है। कोविड की वजह से इलाज के बढ़े खर्चे ने इनका तनाव बढ़ा दिया है। वे बताते हैं, तो आप लोग 14, 15, 12 हजार कमा रहे थे, उसमें से 3-4 हजार में कम हो रहा है, तो घर कैसे चला रहे हैं आप? कैसे चला रहे हैं? बस जी चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है। एक टाइम खान सब्जी बन जाती है, 2 टाइम की खाते हैं, ऐसे चल रहा है। और रेस्ट करेंगे। आपके घर में कितने लोग हैं? हमारे घर में जी 5 लोग हैं।
हाल ही में मेरी मम्मी एक्सपायर हुई है अभी। अच्छा। लोग इसमें कोरोना की वजह से वहाँ खर्चा हुआ? जी खर्चा हुआ। कितना खर्च किया? 1 लाख के समथिंग में आया था जी। हमारे तीनों भाभी भी बीमार थी, मेरी भैया भी बीमार थे बड़े, अब मम्मी हमारी एक्सपायर हो गई है। तो ये 1 लाख रुपए कैसे किया आपने? कैसे क्या मैम, कुछ अपने मामा से लिए, किसी गांव मोहल्ले में से लिए, ऐसे किया है। और कैसे करते हैं? कर्जा? जी कर्जा लिया है। आपका नाम? शौकिंदर कुमार। और आप करते क्या है सर? पिछले लॉकडाउन में मेरी भी नौकरी छूट गई थी। कहाँ काम? मैं कॉलेज में काम करता था, इंद्रप्रस्थ साहिबाबाद। उन्होंने हमें निकाल दिया था। क्या करते थे वहाँ? वहाँ AC का काम था हमारा, एयर कंडीशन। अच्छा, सर्विसिंग और ये सब? जी। अच्छा, रिपेयर का। हाँ जी। तब से आप बेरोजगार हैं? सबसे बेरोजगार हैं जी। उसमें 7 जुलाई से। कितना कमा लेते थे आप? वहाँ पे 15,000 रुपये कमा लेता था महीने में। और आजकल? आजकल तो वही है मैम, 45,000 रुपये कमते हैं बस महीने में। और आप बता रहे थे 1 सेकंड कि आपके बेटे कौन फैमिली में बीमार हैं? फैमिली में लड़का अभी इसका वो करवा कर आया हूँ, MRI। आप ही का बेटा है? जी सर। क्या वजह से MRI करानी पड़ी? इसको बुखार हो गया था, सिर में अटैक हो गया था। MRI का कितना खर्चा पड़ा आपको? MRI 6,000 में हुई है। 6,000 जी। यानी कि आपके 1 महीने का अभी का जो आपका आमदनी है उससे भी ज्यादा? वो सर कर्जा वर्जा होकर सब काम हो रहा है। किससे आपने कर्जा लिया? रिश्तेदारी में से लिया है फिलहाल अभी तो। 5 किलो गेहूं या चावल। पहली लहर के दौरान राशन से मिलने वाले अनाज के अलावा सरकार ने प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त देने का ऐलान किया था, साथ में 1 किलो दाल भी। सरकार ने कहा ना कि इस बार राशन जो गरीबों के लिए जी राशन की वो बढ़ा दी है। हमारे पास सर सारा प्रूफ है, सारों के आधार कार्ड हैं, जब भी हमारे नाम नहीं चढ़ रहे हैं। और आप कह रहे थे राशन में ज्यादा कुछ मिलता भी नहीं, वो चावल या अनाज मिलता है और नहीं मिलता, और वो भी सबको नहीं मिलता। आप बता रहे थे आपका राशन कार्ड का? सर जी हम फैमिली में 3 मेंबर हैं और हमारा राशन कार्ड था वो भी खत्म कर दिया बिल्कुल, हमें कोई राशन नहीं मिलता है। क्यों खत्म कर दिया? पता नहीं सर, पता नहीं ऊपर जाते हैं। आपका नाम? मेरा नाम रवि है जी। अच्छा, तो कब तक आपको मतलब कब तक आपको मिल रहा था राशन? सर हमें तो पिछले लॉकडाउन से ही नहीं मिला ही नहीं, राशन कार्ड ही खत्म हो गया हमारा। कार्ड कब खत्म हुआ? 1 साल हो गया। क्या करते हैं वैसे? सर मैं मेहनत मजदूर काम करता हूँ, ये जो फेरी वेरी लगाता हूँ, जो कॉस्मेटिक का सामान होता है। हाँ, ठेले पे उन्हें बेचता हूँ। अच्छा, वो अभी भी चल रहा है आपका? नहीं सर बंद है लॉकडाउन की वजह से बंद है। आप कितना कमा लेते थे फेरी से? कोई 5-6 हज़ार रुपये, इससे ज़्यादा क्या कमा पाते हैं महीने? 5-6 हज़ार। और आजकल कुछ भी नहीं है मैम, कुछ भी नहीं है कमाने के लिए, अब कुछ नहीं कमा पा रहे। तो वही तो आपका कमाई जब कम होता है तो खर्चा भी आपको कम करना पड़ता होगा। खरीदारी भी कम की है? खरीदारी तो बिल्कुल नहीं है आपको, बिल्कुल। हाँ, 1 दिन की भी खरीदारी कुछ नहीं, एक रोटी मिल जा, रुक्की सुक्की पर मिल जा। खाने में क्या बदलाव आया? लोग क्या खा रहे हैं आजकल? खाने में ये बदलाव आया है जी, एक टाइम तो चटनी, लाल मिर्ची की चटनी से खाते हैं जी, और एक टाइम 4 आलू बनाए जी सब्जी में पानी से, और वो खा लिया जी। क्या करें, 1 किलो आलू लाते हैं तो 2 दिन चलाते हैं। लॉकडाउन हो गया, महंगाई आ गई, सब्जी वगैरह बहुत महंगी हो गई, खरीद नहीं पाते हैं। ये पैसा नहीं है, पैसा नहीं, खरीद नहीं पाते, महंगी हो गई, खरीद ही नहीं पा रहे हैं। आज आपके घर पे क्या बना होगा? आज हमारे घर पे चावल बनी है जी, खिचड़ी बनाई है। अब चाय तो चल के खा सकते हैं। तो कब तक ये चल जाएगा? जैसे अभी तो चली जाएगा, 20-25 दिन तो चली जाएगा, क्योंकि 3 ही आदमी है घर में, ज़्यादा नहीं है। 3 ही आदमी है, ज़्यादा नहीं है। 3 आदमी है तो ज़्यादा चल जाएगा। आपका कुछ जमीन है, खेती नहीं है? नहीं, हमारे पास कोई जमीन वगैरह नहीं है, जो है सब ये मकान वगैरह से भी है, और कुछ नहीं। जो है यही है? यही है हमारा, कुछ नहीं। आप ये माता जी हैं? हाँ ये माता जी हैं। यही है जो भी। क्या आजकल माता जी क्या मतलब खाना क्या बना रही हैं? पैसे हैं मतलब खाना वैसे ही आ रहा है या कम हो गया है? बस खाना कम का, जब कमाई इनकी इतनी है भैया, कमाने वाले जब कोई हिल्ला नहीं, रोजगार नहीं, तो खाने को तो जब ही आओ, अपना जैसा मिल रहा वैसा हम टाइम काट रहे हैं अपना। तो क्या बनाते हैं खाने में आजकल? खाने में वही आलू है, दाल है, यही सब्जी है। और सब्जी क्या है, कुछ नहीं गाँव में।
उत्तर प्रदेश में चुनावी गहमागहमी शुरू हो गई है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में 2 दिन के दौरे के लिए पहुंचे हुए हैं। कुछ ही देर पहले गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई, जो 1.5 घंटे चली। कल सुबह भी प्रधानमंत्री मोदी और फिर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलेंगे। हाल के पंचायत चुनावों में खराब प्रदर्शन, विधायकों और मंत्रियों में रोष की खबरों के बीच ये दौरा महत्वपूर्ण है। हाल में पार्टी और संघ के वरिष्ठ नेताओं द्वारा राज्य में सरकार के कामकाज की समीक्षा की गई, जिसके बाद कहा गया कि आगामी चुनाव योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में ही लड़ा जाएगा। तो इन मुलाकातों के क्या मायने? हमारे साथ हमारे 2 वरिष्ठ सहयोगी हैं। अखिलेश शर्मा दिल्ली में मौजूद हैं, कमाल खान हमारे साथ लखनऊ से हैं। अखिलेश, मैं पहले आपके पास आऊंगी। 1.5 घंटे ये बैठक चली है, क्या इसमें निकल कर आया गृह मंत्री और जो योगी आदित्यनाथ की हुई? देखिए, इस बारे में तो खैर अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है कि बैठक में क्या बातचीत हुई है, लेकिन जो हमारा अंदाज़ा है, जो संभावना लग रही है कि जिस तरह की परिस्थितियां उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ बनी है, ख़ासतौर से पिछले 2 महीनों में जो कोरोना की दूसरी लहर आई और उसमें देखा गया कि जो अधिकांश बीजेपी के विधायक थे, सांसद थे, यहाँ तक कि केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने खुलकर अपनी नाराज़गी व्यक्त की कि वे कुछ कर नहीं पाए लोगों की मदद, क्योंकि जो स्थानीय प्रशासन था वो मदद करने के लिए तैयार नहीं था। सीधे सीधे दोष जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर मढ़ दिया गया था। तो ये एक शिकायत जो है ये काफ़ी की गई। जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता गए थे शिकायत कहे या फीडबैक लेने के लिए, उनको भी ये बात बताई गई। ये भी कहा गया कि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है, जबकि 3 मंत्रियों की मृत्यु हो चुकी है, उनकी जगहों को भी नहीं भरा जा रहा है, न क्षेत्रीय न जाति संतुलनों को साधा जा रहा है। तो ऐसे में अगले साल जो चुनाव होने जा रहे हैं शुरुआत में फरवरी में, उसमें दिक्कत आ सकती है बीजेपी को। तो ये सारी बातें हैं जिसके बारे में केंद्रीय नेतृत्व को आगाह कर दिया गया है। और ऐसा लगता है कि जो आज अमित शाह के साथ बैठक हुई है योगी आदित्यनाथ की, उनमें इन सारी बातों को उनको बता दिया गया है कि आपको सबको साथ लेकर के चलना होगा। कल पीएम मोदी के साथ भी उनकी बैठक है और कल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी वो मिलेंगे। माना जा रहा है कि सारे संगठन के, सरकार के जितने ऐसे मुद्दे जो पेंडिंग हैं लंबे समय से, जिसमें कि AK शर्मा जो कि पीएम मोदी के खास हैं, उनको मंत्री बनाना या उनको कोई जिम्मेदारी देना, ये सारे मुद्दे जिन पर चर्चा होने की संभावना है। आपको एक छोटी सी बात ये बता दूं कि अनुप्रिया पटेल जो कि अपना दल की नेता है, वो भी उसी समय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए पहुंची थी। उन्हें भी मोदी सरकार में 2019 के बाद से मंत्री नहीं बनाया गया। वो चाहती है कि उनके कम से कम 2 मंत्री यूपी में बना दिए जाएं और साथ ही मिर्ज़ापुर में और बांदा में जब चुनाव हो इसके जिला पंचायत के, तो वहाँ पर उनको भी जगह दी जाए अध्यक्ष की। ये भी उनकी मांग है। बिल्कुल। और हमारे साथ कमाल भी है। कमाल, आप जरा बताइए कि जब ये साफ हो चुका है कि योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में अगले चुनाव लड़े जाएंगे, उनका ये दौरा वहां पर लखनऊ में जो सियासी वहां पे क्या आंकलन लग रहा है, क्या हासिल होगा योगी के इस दौरे से? ये देखिए, ऐसा है कि पार्टी को चुनाव के लिए तैयारियां भी करनी है और मजबूती से चुनाव लड़ना है, क्योंकि यूपी में बहुत कुछ स्टेक के ऊपर है बीजेपी का। खास करके बंगाल में जिस तरह की उसकी हार हुई है, जिस तरह के नतीजे आए हैं, वो एक बहुत सेटबैक है बीजेपी के लिए। तो अब वो यूपी में उसमें वो चाहते हैं कि जो पिछला परफॉर्मेंस था कम से कम उसको दोहराया जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि जो विधायकों में नाराज़गी है, जो संगठन के लोगों में नाराज़गी है, उसको दूर किया जाए। पहले भी विधायकों ने बहुत पहले एक बार धरना दिया था, उनका कहना था कि अधिकारी उनका कहना नहीं सुनते हैं। वो हालात अभी भी बरकरार है। जो संवाद विधायकों और मुख्यमंत्री के बीच में शायद पिछले कार्यकालों में हुआ करता था, वैसा नहीं है जिसकी उनको शिकायत है। पैंडेमिक में जैसा आपने सुना कि बहुत तरह की शिकायतें लोगों ने की हैं, किस मुंह से वो जाएंगे जनता के बीच में, जनता की कोई मदद नहीं कर पाए, उनके लिए कुछ नहीं कर पाए, इतने वर्कर्स मर गए, परिवार के लोग मर गए, इतनी जनता मर गई। तो हालात अच्छे नहीं है। अब इन हालात में चुनाव में कैसे जाया जाए, जाहिर सी बात है इसके लिए एक इमेज बिल्डिंग की प्रोसेस होती है, वो की जाए और दूसरे तरीके कौन से अपनाए जाएं जिससे लोगों की जो शिकायतें हैं वो दूर हों और संगठन को कैसे मजबूत किया जाए कि ताकि अगले चुनाव के लिए जा सके। बहुत धन्यवाद कमाल और अखिलेश आपका। और कमाल ने अहम बात की कि इमेज बिल्डिंग, चुनावों से पहले ये इमेज बिल्डिंग की कोशिश है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली आए हुए हैं और बड़े बड़े प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से बैठक कर रहे हैं। बहरहाल एक ब्रेक लेने का समय आ गया है। बिहार में कोरोना से हुई मौतों की सूची में 4000 लोगों के नाम गुम थे।
ये बात तब सामने आई जब पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार से इनके अलग अलग आंकड़ों पर रिपोर्ट मांगी और मौतों का ऑडिट कराने को कहा। नदियों पर तैरते इन शवों का संज्ञान लेते हुए पिछले महीने पटना हाईकोर्ट ने एक रिपोर्ट मांगी। तब जो रिपोर्ट दी गई उसमें बक्सर के एक घाट पर होने वाले अंतिम संस्कार पर, प्रमंडलीय आयुक्त और कोविड से मौत पर मुख्य सचिव के आंकड़ों में खासा अंतर दिखा। हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए तब ऑडिट के आदेश दिए। अब बिहार सरकार ने वो ऑडिट रिपोर्ट जारी की है। इसके मुताबिक 7 जून तक बिहार में 5,424 लोगों की मौत आधिकारिक रूप से दर्ज हुई थी। अब 3,951 और मौतों को इसमें शामिल किया गया है। इस हिसाब से बिहार में अब तक 9,375 लोगों की मौत हुई है। छिपाए नहीं, बताए, ये हम लोगों ने खुजवाया और हमारी सरकार की मंशा बहुत साफ है। माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा है। ये कोरोना महामारी हुई, बहुत सारे परिवार अचानक इस स्थिति में चले गए कि उनके परिवार के सामने आर्थिक संकट आ गया। तो हमारी मंशा ये है कि हम हर उस परिवार और व्यक्ति की तलाश करें जिसकी कोरोना पॉजिटिव होने के कारण मृत्यु हुई। वहीं विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट कर दावा किया कि अब भी सरकार झूठ बोल रही है और 20 गुना ज्यादा मौतें हुई हैं। हम लोगों ने ये कहा है कि यदि अभी भी किसी को दावा है या लगता है कि हमारे परिवार का किसी का छूट गया जिसका पॉजिटिव है, कोरोना पॉजिटिव है और कॉज ऑफ डेथ लिखा हुआ है जो भारत सरकार के गाइडलाइन के अनुसार है, वो दावा करेंगे तो मुख्यालय के स्तर पे हम उस पर निर्णय करेंगे। भले ही कोर्ट के दबाव में बिहार सरकार ने ऑडिट कराकर नई सूची तो जारी कर दी, लेकिन इससे एक बात की पुष्टि हुई है कि दूसरी लहर में मौत के आंकड़े को छिपाने का खेल जमकर हुआ है। लेकिन सवाल अब यह है कि क्या दूसरे राज्य भी बिहार की तरह ऐसे ही कोरोना से हुई मौतों की ऑडिट कराएंगे? पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और देश की बात में अब आगे है, बच्चों के इलाज को लेकर क्या है नई गाइडलाइंस। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका और बच्चों पर इसके असर के अंदेशे के बीच 18 साल से कम उम्र के बच्चों को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। इसे स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन आने वाली DGHS यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज ने जारी किया है। इसके तहत इलाज में रेमडेसिविर के इस्तेमाल की सख्त मनाही है। कोरोना से संक्रमित 5 साल के बच्चों को मास्क लगाने की मनाही है। साथ ही 6 से 11 साल के बच्चे बड़ों की निगरानी में ही मास्क लगाएं। बिना लक्षण वाले और माइल्ड संक्रमण वाले बच्चों के लिए CBC, LFT, यूरिन रूटीन जैसी जांच की कोई जरूरत नहीं। बुखार में 4 से 6 घंटे पर पैरासीटामोल और खांसी के लिए गर्म पानी से गरारे की सलाह दी गई है। साथ ही रोजाना 4 बार मॉनिटरिंग चार्ट में आ रही परेशानी दर्ज करनी है। WHO, यूनिसेफ जैसी बॉडी सामने आई है। उन्होंने बोला है कि 5 साल के नीचे के बच्चों को मास्क पहनने की जरूरत नहीं। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हो सकता है बच्चों पे कि ये क्या लगा दिया। हो सकता है उनको सांस लेने में तकलीफ महसूस होने लगे। हो सकता है उनको लगे कि हमें सांस ही नहीं आ रहा मास्क पहन के। तो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। तो उन कंडीशंस में भी हम जब भी ऐसी सिचुएशन में जाएं जहाँ पर मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, तो इन बच्चों को मास्क पहनाया जा सकता है। लेकिन आप जब भी ऐसा करें तो आप बच्चों का बहुत ढंग से ध्यान रखें। एसिम्प्टोमेटिक और माइल्ड इन्फेक्शन वाले बच्चों में ऑक्सीजन सैचुरेशन मापने को लेकर एक 6 मिनट वॉक टेस्ट करने की बात कही गई है। ये दरअसल किसी कमरे में करना है जिसमें बच्चे की उंगली में पल्स ऑक्सीमीटर लगाना है और उसको 6 मिनट तक कमरे में वॉक करना है। उस दौरान देखना है कि ऑक्सीजन सैचुरेशन 94% से कम तो नहीं आ रहा, 3 से 5% का ड्रॉप तो उसमें नहीं हो रहा, या फिर बच्चे को सांस लेने में तकलीफ तो नहीं हो रही। अगर इसमें से कुछ भी है तो फिर ये अस्पताल में दाखिल करने की आहट है और ये टेस्ट 6 से 8 घंटे पर किया जा सकता है। लेकिन जो अस्थमा के मरीज हैं उनको ये टेस्ट ना करने की सलाह दी गई है।
मॉडरेट और सीवियर कैटेगरी के अस्पताल में दाखिल बच्चों में स्टेरॉइड को लेकर एहतियात से लेकर दवाई की अवधि और डोजेज का भी जिक्र है। ब्लड थिनर भी सीवियर और मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम से पीड़ित बच्चों को देने की सलाह। HRCT स्कैन भी बहुत जरूरी पड़ने पर करने का सुझाव डॉक्टरों को है। एंटीमाइक्रोबियल को लेकर भी साफ दिशा निर्देश हैं। म्यूकरमाइकोसिस से पीड़ित बच्चों का इलाज भी कैसे हो, यह भी गाइडलाइन का हिस्सा है। गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं तो ये बड़ा आसान हो जाएगा पीडियाट्रिशियंस के लिए बच्चों की ट्रीटमेंट करना, और दूर दराज के इलाकों में भी जो डॉक्टर्स बैठे हैं वो भी इस गाइडलाइन को देख के सक्षम तरीके से जो है बच्चों के कोविड से बच्चों का इलाज कर सकते हैं। कल को लेकर आज की ये तैयारी है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया।